डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही शानदार से, अमेजिंग से, अनबीटेबल क्रैश कोर्स में, जहां पर हम सिविल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से, इतने शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं कि एक भी चीज आपकी इस पोर्शन से बाहर नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन बशर्ते हम उसको उतने ही फास्ट करेंगे जितना क्रिस्प मैनर में रिक्वायरमेंट है विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें भी हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस आपको बस दिल थाम के बैठना है, बिल्कुल फोकस रहकर बैठना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सोचना है, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, शांति से समझ लेना, और आपको उसके बाहर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रहेगी। सो चलते हैं इस क्रैश कोर्स के अंदर। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के ऊपर, जहां पर बात करेंगे क्या क्या हम चीजें कवर अप करने वाले हैं, क्या बिल्डिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन होने वाला है, और कैसे हम टिम्बर सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। सो कमिंग ऑन टू दिस, आप ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज द क्रैश कोर्स जिसमें कि आपको सारी ही क्लासेस AEC प्लस एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। क्रैश कोर्स में साथ में हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि 300 से ज्यादा टेस्ट होंगे, 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे, 15 से ज्यादा प्रीवियस ईयर SSC पेपर का डिटेल्ड सोल्यूशन होगा, और कई सारे आप सब्जेक्ट वाइज और जो है वो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के जो है वो टेस्ट होंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन फॉर यू। 2 महीने हैं आपके पास, इन 2 महीनों में आप बहुत कुछ फोड़ सकते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ कम जाने वाला है, उसके लिए क्या सटीक तरीके से आप पढ़ सकते हो वो आपको इसी सेशन में अब देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। आई एम विजय पाटीदार, और आप जानते ही हैं मुझे, ये सारी मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं। हम क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं, हम टिम्बर कवर अप करने वाले हैं। हम जो है वो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर कवर अप करने वाले हैं कि क्या होता है टिम्बर, कितने अलग अलग तरीकों से उसके कन्वर्जन प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ टिम्बर क्या होता है, लाइम के बारे में जानेंगे, मोर्टार्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने अलग अलग हमारे पास जो है वो मोर्टार्स होते हैं, सीमेंट क्या होता है, कैसे सीमेंट बनता है, सीमेंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सीमेंट, टेस्ट ऑफ सीमेंट, सबके बारे में जानेंगे। रॉक्स एंड स्टोन्स, रॉक्स क्या होते हैं, कहां से आए, कितने प्रकार के हैं हमारे पास, क्या उनके टेस्ट होते हैं, सबके बारे में जानेंगे। एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे, क्या एग्रीगेट्स होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे एग्रीगेट्स को जो है वो हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ब्रिक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे ब्रिक्स कन्वेंशनल हमारे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज होते हैं, कितने समय से यूज होते चले आ रहे हैं, क्यों इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज बन पाई, सबके बारे में जो है डिटेल में जानते चले जाएंगे। पेंट्स, वार्निश, डिस्टेम्पर, बिटुमिन, टार एंड एस्फाल्ट, और साथ में कंक्रीट। मतलब कवर तो सब कुछ ही होगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर लिस्ट बना बना के थक जा रहा है, हम इसी के विपरीत करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें हम जो है वो बहुत कंसाइज मैनर में कवर अप करने वाले हैं, आपको सिर्फ फोकस रह के पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, टिम्बर के साथ। तो अगर मैं बात करूं, मान लो फॉर एग्जांपल, पहले तो बेसिक्स जान लेते हैं कि भाई बिल्डिंग मटेरियल आपके पास कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। सो केमिकल, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका बिल्डिंग मटेरियल जो है वो या तो कुछ मेटल्स हो सकते हैं, जिन्हें हम जो है वो आयरन के फॉर्म में, मतलब माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कुछ सेरामिक नेचर के होते हैं, जिनमें कि हम हमारे जितने भी क्ले प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे सीमेंट हो, ब्रिक हो, जितनी भी चीजें हमारे पास, वो सभी के सभी हमारे लिए जो है वो यहाँ पर सेरामिक मटेरियल में आ सकते हैं। सम मटेरियल्स आर बेसिकली रेफर्ड एज पॉलीमेरिक। तो पॉलीमेरिक के केस में कुछ होते हैं हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स, कुछ होते हैं हमारे पास हमारे वी कैन रेफर इट, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कुछ हो गए कंपोजिट, जिनमें की सब प्रॉपर्टी आ जाती है, चाहे वो हमारे पास हमारे सिरेमिक की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पास हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, जो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, या फिर हमारे पास हम उसे बनाते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास, जैसे कि यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं हमारा लिए कंक्रीट की बात कर लेते हैं, तो कंक्रीट विल बी नाउ रेफर्ड एज अ कंपोजिट मटेरियल। तो हम बेसिकली या तो इनमें से कोई एक, या इनमें से इनकी कॉम्बिनेशन, या इन सबका कंपोजिट मटेरियल का ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सिविल इंजीनियर्स को इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अ सिविल इंजीनियर टू मेक वेरी एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इंजीनियर्ड बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बात करते हैं हम जो है वो टिम्बर के, जब बात करते हैं टिम्बर में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। हम बेसिक मानेंगे टिम्बर के बारे में, टिम्बर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब पेड़ कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास,
कैसे किसी पेड़ को काटने पर उसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, कैसे किसी पेड़ को काटेंगे, फिर उसकी सीजनिंग करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, कटाई करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हमारे पास रेडी हो पाएगा फॉर द फर्दर यूज। प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, टिम्बर की वेरियस फॉर्म्स ऑफ टिम्बर के बारे में जानेंगे, डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, और ये सब चीजें जो है वो हमारे पास हम कवर कर रहे होंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए बात करते हैं द वेरी फर्स्ट पार्ट। टिम्बर हमारे पास एक नेचुरल हार्डनिंग मटेरियल है, इसीलिए लंबे समय से यूज होते चले जा रहा है, और हमारे पास सिर्फ वही लकड़ी जिसकी कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है उसी को टिम्बर कहा जाता है, हर किसी लकड़ी को टिम्बर नहीं कहा जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर उसी के साथ अगर बात की जाए कि कोई भी ट्री हो, जो कोई भी ट्री हो, अगर ट्री का गर्थ मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस है, अगर वो हमारे पास 600 mm से ज्यादा हो, कोई भी ट्री का गर्थ अगर हमारा 600 mm से ज्यादा हो, तभी वो हमारे लिए क्या कहला पाएगा, जो है वो हमारे लिए इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज हो पाएगा, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज हो पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे लिए अगर बात की जाए कि जब टिम्बर की बात करते हैं, टिम्बर हमारे बहुत समय से यूज होते चले जा रहे हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। सो इफ यू टॉक अबाउट द मेरिट्स, तो इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत अच्छा निकल कर आता है। गुड मशीनेबिलिटी, गुड मशीनेबिलिटी मतलब हम इसको किसी भी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, विथ वेरी ईज। तो ये इसके फायदे निकल कर आते हैं कि भाई बहुत कम वेट होने के साथ भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ ले सकता है, ये लकड़ी के फायदे हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, दीमक खा जाती है इसको, कभी कभी मॉइस्चर लग जाता है लकड़ी के अंदर, तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती नहीं है। एक्सटर्नल एजेंसी अटैक करते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो नहीं पाती हमारे लिए, और इसकी जो अवेलेबिलिटी वो बहुत हमारे पास कम हो जाती है। तो अगर अवेलेबिलिटी कम है, इसके लिए हम अपने लिए हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, लकड़ी से इस्तेमाल करना है, डीमेरिट को मेरिट में बदलना है, तो हम कराएंगे एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे। क्या कराएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो हम करेंगे एफॉरेस्टेशन, ये हमारी तरफ से किया जाएगा। और अगर लकड़ी में दीमक लग जाती है, हमारे पास फंगस लग जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, फायर के केस में जो है वो लकड़ी खराब हो जाती है, अलग अलग कारणों से लकड़ी में डिफेक्ट आ जाते हैं, तो वो उस कारण से लकड़ी लंबी चल नहीं पाती, इसलिए ड्यूरेबल नहीं है, तो हम इसका प्रिवेंशन कराते हैं, हम इसको प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम वेरियस एक्सटर्नल एजेंसीज, और उस वजह से हम हमारे डीमेरिट्स को भी मेरिट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास timber is produced from the trees which has girth of more than of 600 mm, तो more than 600 mm से ज्यादा का ट्री का गर्थ होता है, वही हमारे लिए जो है वो टिम्बर प्रोड्यूस करा पाता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द टिम्बर। तो जैसा कि आप इसको देख पा रहे हो, ये एक वेराइटी, इसे बेसिकली कहा जाता है एंडोजिनस। दिस इज द वेराइटी दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज एंडोजिनस, जो अंदर ही अंदर जो है वो हमारे पास पनपती रहती है और ऊपर ही ऊपर जो है वो लंबाई में बढ़ती रहती है। ये जो ट्रीज होते हैं हमारे पास, ये कहलाते हैं एक्सोजिनस। ऐसे ट्रीज जो बाहर तरफ फैलते हैं और जो है हमारे पास ग्रो करते हुए, हाइट में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते लेकिन बाहर तरफ फैलते हैं, इन्हें एक्सोजिनस कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है एंडोजिनस, ये अंदर ही अंदर तक ग्रो करते हुए हाइट में बढ़ते चले जाते हैं। इस कारण से इनके अंदर लचीलापन ज्यादा होता है और स्टीफनेस कम होती है। इस कारण से इसके अंदर लचीलापन कम होता है और स्टीफनेस ज्यादा होती है। इसी वजह से हम इसको ज्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज कर पाते हैं और इसकी ज्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मिल नहीं पाती। सो इफ यू टॉक अबाउट, दे ग्रो रेडियली इनवर्ड, और ये रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। इनके अंदर स्टीफनेस बहुत कम होती है, इसीलिए इनकी लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मिलती है। और इन्हीं के अंदर डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है और लेंथ इनकी कम होती है, इन्हीं के अंदर स्टीफनेस ज्यादा मिलती है, इन्हीं के अंदर स्टीफनेस जो है वो ज्यादा मिलती है। इसी की वजह से हम जो है वो इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ज्यादा कर पाते हैं। बेम्बू हो गया, कैन हो गया, पाम हो गया, इसका जो एक हमारे पास लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है वो है स्केफोल्डिंग। क्या है वो? स्केफोल्डिंग वर्क। तो स्केफोल्डिंग वर्क में इस्तेमाल हो जाता है और यहां पर मैक्सिमम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो हमारे लिए कितने भी ट्री मान लो आप, चाहे आप टीक की बात कर लो, या चाहे आप शीशम की बात कर लो, या चाहे आप देवदार की बात कर लो, या चाहे आप चीर की बात कर लो, कोई भी पेड़ की बात कर लो आप, ये सब हमारे लिए हमारे एक्सोजिनस ट्री कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सब हमारे लिए एक्सोजिनस ट्री कहलाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट यही एक्सोजिनस ट्रीज आगे चलकर हमारे पास
यही एक्सोजिनस ट्रीज आगे चलकर हमारे पास कॉनिफर ट्रीज कहलाएंगे, कॉनिफर ट्रीज कहलाएंगे। और वहीं पर यही हमारे पास जो ट्रीज हैं, दिस विल नाउ बी रेफर्ड एज डेसिडुअस ट्रीज। डेसिडुअस ट्रीज, हर वो पेड़ जो अपने पत्ते किसी एक पतझड़ मौसम में झड़ता है, उन्हें बेसिकली डेसिडुअस ट्री कहा जाता है, जिनकी पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं और जो अपने पतझड़ के मौसम में पत्ते गिराते हैं उन्हें डेसिडुअस ट्री कहा जाता है। और हर वो पेड़ जिनको हमारे पास जिनके फ्रूट्स या जो शेप है या फिर जो लीव्स हैं वो कोन शेप की होती है और वो हमेशा हरे भरे होते हैं, जिनकी पत्तियां किसी एक पर्टिकुलर पतझड़ मौसम में नहीं गिरती, ऐसे ट्रीज को कॉनिफर ट्रीज कहा जाता है। इनकी पत्तियां किसी एक पर्टिकुलर जो है वो सीजन में नहीं गिरती, इनके पास ये पत्ते जो है वो, ये पेड़ जो है वो हमेशा हरे भरे होते हैं। हमेशा हरे भरे हैं मतलब इनके पास बहुत सारा मॉइस्चर मिल रहा है, बहुत सारा मॉइस्चर मिल रहा है, तो इनके अंदर मॉइस्चर का मूवमेंट ज्यादा होने से इन पेड़ से मिलने वाली लकड़ियां, उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो बेसिकली उन्हें सॉफ्ट वुड कहा जाता है। इनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होने से इनके अंदर का जो हमारा जो टिम्बर का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रो करता है, ज्यादा ग्रो करता है, तो जो एनुअल रिंग्स बनती है अंदर वो हमारे पास बहुत चौड़ी चौड़ी बनती है। और यहाँ पर ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ ग्रो तो करते हैं, लेकिन एक सीजन ऐसा आता है जब ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, सिकुड़, मतलब जो है वो इनको पानी नहीं मिल पाता, तो जब इनके सारे पत्ते गिरने लगते हैं तो ये ग्रो नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे इनके पास कोई मॉइस्चर का मूवमेंट नहीं होता, तो ये थोड़े से जो है वो हमारे पास श्रिंक करते उस टाइम पे मॉइस्चर का मूवमेंट नहीं होता, तो वो वाला जो पोर्शन ऑफ वुड होता है हमारे पास, वो हमारे पास थोड़ा सा डार्कर कलर का बन जाता है, थोड़ा सा हमारे पास रिंग्स पास आ जाती है। तो ऐसे में हमारे पास डेसिडुअस ट्रीज और हमारे कॉनिफर ट्रीज में डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर अगर देखें, कॉनिफर ट्रीज, सो इफ इट सी, ये हमारे पास एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं, और ये हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर मंथ में अपनी लीव्स को गिरा देते हैं और किसी अगले सीजन में लीव्स ग्रो करती है। तो उस दौरान क्या देखने को मिलता है, हमेशा इनके अंदर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज मोर, और इनके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है और लिमिट हो जाती है जब इनके पास पत्तियां नहीं होती तब। इसी वजह से इनके अंदर से मिलने वाला जो वुड है वो सॉफ्ट वुड मिलता है, और यहां से मिलने वाला वुड जो है वो हार्डवुड मिलता है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड जो है वो बॉटनिकल टर्म्स है, ध्यान रखिएगा, बॉटनिकल टर्म्स है। ये क्या है, ये बॉटनिकल टर्म्स है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर नहीं है, ठीक है, बॉटनिकल टर्म्स है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर नहीं है। कोई कह दे कि हार्डवुड हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथ लेगा, नहीं, 95% केसेस में हार्डवुड वाले ट्रीज सॉफ्टवुड वाले से ज्यादा स्ट्रेंथ ले पाते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये बॉटनिकल टर्म्स है, किसको डिफाइन करने के, सॉफ्टवुड और साथ में हार्डवुड को डिफाइन करने के, ठीक है। बात करते हैं, लकड़ी में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो ये इसका कलर भी जो है वो हमारे पास थोड़ा लाइट मिलता है। वेट के टर्म्स में देखें तो डेंसिटी इसकी हमारे पास थोड़ी सी कम मिलती है, लाइट इन वेट होता है। पुअर रेजिस्टेंस होता है फायर का, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डेंस नहीं है लकड़ी, डेंस नहीं है, लकड़ी जो है वो थोड़ी सी हमारे पास जो है वो ज्यादा पोरस है अंदर से। जो लकड़ी अंदर से खोखली होती है वो बहुत जल्दी जल सकती है, लेकिन जो ठोस होती है वो कम जलती है, इसीलिए इसका फायर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, थोड़ी ज्यादा ठोस होती है, कलर भी थोड़ा डार्कर होता है। एग्जाम्पल क्या है, चीड़, देवदार, पाइन, स्प्रूस, और साथ ही साथ यहां पर एग्जाम्पल है टीक, बबुल, साल, ओक, महगनी और शीशम। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा ताकि हम जो है वो हमेशा जस्टिफाई कर सके कि हमारे जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोई पूछे कि कॉनिफर और डेसिडुअस में तो कौन प्रेफर करेंगे, हम डेसिडुअस को ज्यादा प्रेफर करेंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, अगर ट्री के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ट्री के अंदर इफ यू सी, अगर यहां से ऊपर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा क्राउन ऑफ द ट्री। क्या कहलाता है, क्राउन ऑफ द ट्री। और यहां से अगर देखा जाए, इसके नीचे से देखा जाए तो ये वाला हमारे पास इसके नीचे वाला पोर्शन कहलाता है रूट सिस्टम ऑफ द ट्री, और ये जो बीच का पोर्शन बच रहा है इसे कहा जाता है ट्रंक ऑफ द ट्री। क्या कहते हैं इसे, ट्रंक ऑफ द ट्री। तो लकड़ी से अगर मुझे, मतलब किसी पेड़ से अगर मुझे लकड़ी चाहिए तो लकड़ी मुझे इस ट्रंक वाले हिस्से से ही मिल सकती है, क्राउन और रूट वाले पोर्शन से हमारे लिए कोई मतलब का लकड़ी नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बहुत पतला टहनियों के रूप में होता है जिसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लेने की क्षमता नहीं होती। तो ये जो ठोस जो हमारे पास एकदम ये जो लकड़ी है जो बहुत अच्छा डायमीटर, बहुत अच्छा जो है हमारे पास पोर्शन ऑफ वुड रखती है, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आप लोगों के सामने चीजों को थोड़ा सा क्रिस्प लेके चल रहा हूं, स्पीड में लेके चल रहा हूं, लेकिन चीजें एक भी नहीं छूटेंगी और आपको बस यही पढ़ना है, यही रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है,
क्वेश्चन भी हम लगवाएंगे आपसे, आपको सिर्फ एंड मोमेंट तक सारी चीजें ध्यान रखना है। मैं इमेजेस के थ्रू सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि चीजें लंबे समय तक आपके सामने ध्यान रहे। तो ध्यान रखिएगा, चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आपके लिए कवर अप की जा रही है। सो इफ यू टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जब मैं माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर की मतलब बात कर रहा हूं मैं सेलुलर लेवल पर। किस पर बात कर रहा हूं मैं? सेलुलर लेवल पर बात कर रहा हूं। जब हम क्या नहीं कर पाते? सेलुलर लेवल पर बात करता हूं, जब हम ट्री के सेल्स को, मतलब ट्री के स्ट्रक्चर को हम जब नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रो लेवल देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? माइक्रो लेवल पे देख पाएंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर देख पाएंगे, सेल्स को देख पाएंगे। तो सेल्स को देखने पर क्या दिखाई पड़ता है कि हमारे ट्री के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि जाइलम सेल्स कहलाते हैं और कुछ फ्लोएम सेल्स कहलाते हैं। इनका काम होता है जमीन से पानी लेना, मिनरल्स लेना और उसको जो है वो पहुंचाते चले जाना। कहां पर? पूरे ट्री के अंदर। पत्तियों तक चाहिए रहता है मॉइस्चर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये जाइलम वाले सेल्स होते हैं। वहीं पर जब फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनता है तो वो खाना बनते टाइम वो खाना पूरी तरीके से पूरे पेट में ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे सेल्स बने होते हैं जिन्हें फ्लोएम वेसल्स या फ्लोएम सेल्स कहा जाता है। ठीक है। और इसी के अलावा हमारे पास हमारे ट्री के अंदर, ठीक है, ट्री के अंदर ये जो हमारा कैम्बियम लेयर होता है, इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं, इनके थ्रू हमारे पूरे ट्री का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो अगर बात करें कि जो हमारा जो सेलुलर लेवल है उसमें तीन तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं स्टोरेज सेल, एक होते हैं कंडक्टिव सेल, एक होते हैं मैकेनिकल सेल्स। तो अगर बहुत मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो स्टोरेज सेल जनरली पाए जाते हैं इनटू दी, हम कह सकते हैं इनटू दी मेडुलरी रेज। क्या होते हैं ये मेडुलरी रेज? आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं उसे अभी आगे चल के बताऊंगा भी सही। ऐसी रेज जो ट्री के स्ट्रक्चर में, अगर मैं ट्रंक पोर्शन को काटता भी हूं, अगर मैं ट्रंक पोर्शन को यहां से काटता भी हूं क्रॉस सेक्शन कट करने पर, तो मुझे जो रेडियल डायरेक्शन की रेज दिखाई देंगी उन्हीं को मेडुलरी रेज कहा जाता है। तो मेडुलरी रेज में जनरली स्टोरेज सेल प्रोवाइड होते हैं। कंडक्टिव सेल जनरली कहां प्रोवाइड होते हैं? कैम्बियम लेयर्स में होते हैं, इनटू दी कैम्बियम लेयर्स ऑफ द ट्री। तो ट्री के कैम्बियम लेयर में पाए जाते हैं हमारे कंडक्टिव सेल। और वहीं पर अगर बात करूं मैकेनिकल सेल जो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे हार्टवुड में। कहां पाए जाएंगे वो? हमारे हार्टवुड में। जिन लोगों ने नाम पहली बार सुना है कोई दिक्कत नहीं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ देने वाले सेल जनरली हार्टवुड में पाए जाते हैं। वहीं पर चीजों को, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, फूड, वाटर सबको ट्रांसपोर्ट कराने, कंडक्ट कराने वाले सेल्स कहां पाए जाते हैं? कैम्बियम लेयर में। और ये पाए जाते हैं मेडुलरी रेज में। दिस सेल स्टोर फूड एंड ट्रांसमिट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे जा पा रहे हैं? थ्रू दी मेडुलरी रेज। These are the cells which transmit nutrition from root to leaves and food from leaves to all parts। तो वो हमारे पास कंडक्टिव सेल्स होते हैं। और वहीं पर जो स्ट्रेंथ देने काम कर रहे हैं इलोंगेटेड, वर्टिकल, थिक वॉल्ड, इंटरकनेक्टेड, नैरो कैविटीज वाले सेल होते हैं विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द ट्री। तो वो कौन होते हैं? हार्टवुड वाले सेल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा नाम और कहां कहां पर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे ट्री के अंदर तीन मेजर स्ट्रक्चरल पोर्शन होते हैं, तीन हमारे पास मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं कि आपकी लकड़ी जो है वो बनी किससे है। तो लकड़ी में बारीक बारीक से रेशे होते हैं, बारीक बारीक सी फांस होती है। जो वो फांस होती है बेसिकली वो सब समय के साथ धीरे 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 बन रही होती है। लेकिन जब किसी पेड़ को काटते हैं और काट के जब उसको अंदर देखते हैं तो एक बारीक बारीक सी फांस दिखाई देती है। जो फांस होती है इन्हीं को बेसिकली सेल्यूलोज कहा जाता है। और ये सारी फांस आपस में, सारे फाइबर आपस में जिससे जुड़े हुए होते हैं उसे लिग्निन कहा जाता है। तो ये जो सेल्यूलोज और लिग्निन होते हैं बेसिकली हमारे पास, इनको कुछ इस तरह से कंक्रीट से कंपेयर किया जा सकता है कि आपका ये कंक्रीट पोर्शन है। तो कंक्रीट अगर ये सारे सरिये होते और सरिये सिर्फ ऐसे ही रख देते तो सरिये लोड नहीं ले पाते, बिखर जाते। लेकिन सरियों को आपस में बांधे रखने का काम किसने किया? कंक्रीट ने किया। तो कंक्रीट है आपका लिग्निन और सेल्यूलोज है आपका ये स्टील बार्स। तो आपके लकड़ी के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है सेल्यूलोज, एक होता है लिग्निन और एक होता है एक्सट्रैक्टिव। जनरली हमारा सेल्यूलोज और लिग्निन ही मेजर पोर्शन होता है, एक्सट्रैक्टिव तो बहुत कम पार्ट होता है, कभी कभी नहीं भी पाया जाता। हमारा जो सेल्यूलोज है वो 70% ऑफ द वुड कंप्राइज करता है, जो कि हमारा बेस बनता है, बेस ऑफ पेपर पल्प, बेस ऑफ पेपर पल्प। और वहीं पर लिग्निन कंसिस्ट ऑफ 18 to 30% ऑफ द वुड और इसका पर्पस होता है, ठीक है, एक्ट्स एज एडेसिव।
एक्ट्स एज एडहेसिव बिटवीन फाइबर्स के बीच में एक एडहेसिव की तरह काम करता है। और एक होता है हमारा पास जो है वो हमारा ये जो एक्सट्रैक्टिव। तो एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या, नीम के पेड़ की अगर पत्ती को मरोड़ के देखोगे तो उसमें खुशबू आएगी नीम जैसी, क्यों आ रही है, वो इन एक्सट्रैक्टिव्स की वजह से है। आम की पत्तियों को अगर मरोड़ के देखोगे तो उसमें से आम की खुशबू आएगी, क्यों आ रही है, क्योंकि इन एक्सट्रैक्टिव्स की वजह से। तो एक्सट्रैक्टिव बेसिकली किसी भी पेड़ के कलर, टेक्सचर, स्मेल, ऑर्डर सबको प्रोवाइड करने में काम आते हैं। तो ये हमारे पास हमारे वुड के 3 मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, अगर मैं मेरे ट्री के जो है वो मैक्रो स्ट्रक्चर को देखूं, किसको देखूं, मैक्रो स्ट्रक्चर को देखूं, तो मैक्रो स्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे मैंने मेरे ट्री को इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दिया जो कि हमारा क्राउन वाला पार्ट है, नीचे का रूट पार्ट हटा दिया, जो पोर्शन बचा, अब अगर मैं इसको यहां से काटता हूं, तो काटने पर मुझे कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसी स्ट्रक्चर को यहां पर इस तरह समझा जा सकता है, जिसमें से सबसे सेंटर में आपको मिल रहा है पित मतलब वो वाला पोर्शन जो इस ट्री को इसके यंग एज में नरिशमेंट देने का काम कर रहा होगा। जब ये ट्री बहुत छोटा होगा, बहुत पतला रहा होगा, तो जो सेंटर मोस्ट पोर्शन है वही इस ट्री की टहनी बनी हुई होगी और वही इस ट्री को ग्रो कराने में मदद कर रहा होगा। तो आज की तारीख में डेड एंड डिकेड पोर्शन कहलाता है, जो आज की तारीख में ट्री की ग्रोथ में ना टेक पार्ट करता है और ना ही हमारे पास आज की तारीख में ये स्ट्रेंथ देता है। डेड एंड डिकेड पार्ट है, सड़ के मर के खत्म हो चुका है। वहीं पर हमारे पास इसके बाहर वाली जो रिंग्स होती हैं, इसके बाहर वाला जो वुड होता है जो थोड़ा डार्कर कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हार्ट वुड। तो जो हार्ट वुड होता है ये थोड़ा सा बहुत सालों पहले बना हुआ वुड रहता है, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत ड्राई हो चुका होता है। आज की ट्री की एक्टिव ग्रोथ में बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत ही रोल होता है, लेकिन ये समय के साथ इतना ड्राई हो चुका होता है कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देने का काम आज की तारीख में कर रहा होता है। और हमारी ये एनुअल रिंग्स के अंदर वाले पोर्शन में जनरली पाया जाता है, इसे कहते हैं हार्टवुड। जैसे आप हार्टवुड से बाहर आओगे आपको मिलेगा सैपवुड। ये वो वाला पोर्शन है जो अभी कुछ समय पहले ही जो है वो हमारी ट्री की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जनरली कहां पाया जाता है, आउटर एनुअल रिंग में पाया जाता है। इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर देखने को मिलता है, तो इसका कलर थोड़ा लाइटर कलर का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती इसके अंदर, लेकिन ये हमारे पास कैम्बियम लेयर और हार्टवुड के बीच में पाया जाता है। इसे बेसिकली हम जो है वो हमारे लिए आउटर एनुअल रिंग वाला पोर्शन भी कहते हैं। जैसे इससे बाहर आओगे तो मिलेगा आपको कैम्बियम लेयर, जिसे वस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। तो वो कैम्बियम लेयर का पर्पस होता है कि आपकी ट्री की आज मैच्योरिटी के टाइम पे, जिस दिन वो ट्री खड़ा है उस टाइम पे जो ग्रोथ देने का काम कर रहा है, जो ट्री को ग्रो कराने का काम कर रहा है, वो ये कैम्बियम लेयर ही है। इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे जाइलम और फ्लोएम के ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब्स, जिनके थ्रू मॉइस्चर ट्रेवल करता है, न्यूट्रिएंट ट्रेवल करते हैं और फूड ट्रेवल करता है। तो यही वो पोर्शन है ट्री का जहां पर आज की तारीख में पूरा मूवमेंट है सैप का। सैप मतलब रेजिन का मूवमेंट है। अगर कल को ये लेयर एक्सपोज हो जाती टू द एनवायरमेंट, तो हमारे ट्री का जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जाइलम फ्लोएम के अंदर फ्लूइड का मूवमेंट, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो नहीं हो पाएगा तो ट्री को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, पत्तियों में खाना नहीं बन पाएगा, पत्तियों तक मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा, ट्री वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अगर ट्री हमारे पास जो है वो कैम्बियम लेयर के एक्सपोज होने से खत्म हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्टिव डेथ। लेकिन ट्री का कैम्बियम लेयर को खत्म नहीं होने देता, ट्री के कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट कौन करके रखता है, तो वो है हमारी ये बार्क वाला पोर्शन। ठीक है, अगर बात करें यहीं पर हमारे पास इस पूरे ट्री के अंदर ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, जो रेडियल लाइन दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं इन्हें, मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज का एक ही पर्पस होता है, सारी रिंग को आपस में बांधे रखना। और सारी रिंग को आपस में बांधे रखने से क्या होगा, तो सारी रिंग को आपस में बांधे रखने से, सारी लेयर्स को आपस में बांधे रखने से ट्री के अंदर स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत अच्छी निकल कर आएगी। और वहीं पर ये जो हमारे पास यहाँ पर रिंग्स बन रही हैं आपस में, ये जो रिंग्स बनती चली जा रही हैं, ये रिंग्स हमारे लिए क्या बन जाती है, दिस रिंग बिकम्स दी बेसिस टू काउंट कि भाई कितने सालों का हमारा पेड़ हो गया है, पेड़ हमारे पास कितने सालों से ग्रो कर रहा है या कितनी इसकी एज है। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, भाई ध्यान रखेगा, इनर मोस्ट पार्ट किसे कहा जाता है, पित्त को कहा जाता है। सेलुलर टिश्यू होते हैं हमारे ट्री को इसकी यंग एज में नरिशमेंट देने का काम कर रहे होते हैं। व्हेन ट्री बिकम्स ओल्ड, पीट डिकेज एंड डाइज अप। जब ट्री सूख जाता है तो पीट हमारा डिके और डाई अप हो जाता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द हार्टवुड। तो वुड सराउंडिंग द पीट और द वुड कंटेंट इन द एनुअल रिंग, उसी को क्या कहा जाता है, हार्टवुड कहा जाता है। डार्कर इन कलर होता है, डेंसर देन सैपवुड होता है,
डज नॉट टेक पार्ट इन द ग्रोथ, आज के टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देने का काम कर रहा होता है हार्डवुड। इसी के बाहर आएंगे सैपवुड में, तो सैपवुड की लोकेशन कहां है, हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में है, कंटेंट इन दी आउटर एनुअल रिंग कहा जाता है, थोड़ा सा लाइट इन कलर होता है, लाइट इन वेट होता है, लेस स्ट्रेंथ देन दी हार्डवुड होता है, बट ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी ग्रोथ ऑफ द ट्री आज की तारीख में। अगर हमारे पास एनुअल रिंग्स ऑफ द सैपवुड आर नॉट क्लियरली फॉर्म्ड, हेंस इट इज कॉल्ड एज एल्बर्नम। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, अगर क्लियरली फॉर्म नहीं होती तो इसे एल्बर्नम कहा जाता है। अगली बात करते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज दी, ठीक है, ग्रोथ रिंग्स। तो ग्रोथ रिंग्स जो है वो हर साल हमारे ट्री में बढ़ती चली जाती है, एडअप होती चली जाती है, और इसी की वजह से हम जो एज ऑफ द ट्री बता पाते हैं। अगर 20 रिंग्स हैं, अगर 20 रिंग्स हैं तो इसका मतलब एज जो है वो क्या हो गई हमारी 20 ईयर्स के बराबर हो गई। क्या हो गई, 20 ईयर्स के बराबर हो गई। अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रोथ और एनुअल रिंग की, तो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स होती है विच सराउंड्स द पिथ एंड एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू द बार्क। तो ये हमारे पास हमारी ट्री की एज बता पाती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, यही हमारी एनुअल रिंग्स है जिनको आप समझ सकते हैं। अगला है हमारा कैम्बियम लेयर। हमारे ट्री के सबसे बाहरी पोर्शन में जो पोर्शन है उसी को बेसिकली कैम्बियम लेयर कहा जाता है। कहां पाया जाएगा, सैपवुड और इनर बार के बीच में। कब हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, मेच्योरिटी पीरियड के टाइम पे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे पास यही वो पोर्शन है जो कि हमें आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैपवुड में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। अगर हमारी कैम्बियम में एक्सपोज हो जाती है टू द एटमॉस्फेयर, हमारे ट्री की एक्टिव डेथ हो जाती है। कैम्बियम लेयर को बचाने का काम कौन करेगा, तो कैम्बियम लेयर को बचाने का काम करेगा कौन, हमारा बार्क वाला पोर्शन। मेडुलरी रेस कहां से कहां तक जाती है, पिथ से बार्क की तरफ जाएगी, लेकिन कहां पर जाकर रुक जाएगी, सैपवुड पर रुक जाएगी, कैम्बियम लेयर में नहीं जाती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विच एक्सटेंड फ्रॉम दी पिथ टू दी बार्क इन दी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और वहीं पर हमारे पास इम्पार्ट्स दी स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द ट्री। यही हमारे पास स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देने का काम करवाता है। इट होल्ड्स दी हार्डवुड, सैपवुड एक्सेट्रा इन देयर पोजीशन, और ये जो है वो इसी कारण से स्ट्रेंथ दिलाने में काम आ पाता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द बार्क। तो बार्क के अंदर बात करें, बार्क के दो हिस्से हैं, एक अंदर और एक बाहर वाला। बाहर वाला हिस्सा बाहर की चीजों से बचाता है, ठीक है, इसी को कोर्टेक्स भी कहा जाता है। द लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कैम्बियम लेयर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अंदर वाली जो लेयर है हमारे इस बार्क की, जो छाल है ट्री की, अंदर वाली जो लेयर है, वहां पर जनरली प्रेजेंट होता है हमारे पास हमारा फ्लोएम, जो कि फूड सप्लाई का काम करता है हमारे पूरे ट्री के अंदर। क्लियर है बात इतनी? तो ये था पूरा पोर्शन हमारे पास रिलेटेड टू द टिम्बर। आई होप आपको काफी सारी चीजें बहुत ही स्पीड में तुरंत क्लियर भी हो गई होगी, चीजें रिकॉल भी हो गई होगी। तो बस इसी तरह से जो है वो हम पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, और पूरा ही सिलेबस जो है वो इसी तरह से रैपिड वे में कवर करेंगे। साथ में वी विल आल्सो बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ध्यान रखिएगा, सेशंस को बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ते चले जाइए, और अपने इस एसएससी के टारगेट को जो है वो बढ़िया तरीके से पूरा कर लीजिए। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।